जी जनाब, वंस अगेन वेलकम बैक आफ्टर अ ब्रेक। सबसे बड़ी जो एक बीमारी की जड़ है वो है स्ट्रेस, और मेरे ख्याल से हर घर में कोई ना कोई ऐसा शख्स ज़रूर मौजूद होता है जो कभी फजूल का भी स्ट्रेस ले रहा होता है, जो बिला वजह चीज़ों को अपने सर पर सवार कर लेता है और फिर वो एंड करता है इस स्ट्रेसफुल लाइफ के ऊपर। तो क्या ये हमारी लाइफ पे असरअंदाज कर रहा है और इसके बाद हमारी बहुत मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं वो उससे डिस्टर्ब हो जाती हैं, और ये स्ट्रेस क्या चीज़ है आज हम इस पर बात करेंगे और किस हद तक ये सॉल्व किया जा सकता है, इसकी क्या डायनामिक्स हैं। और कहते हैं ना कि जी अपनी एक खुशहाल ज़िंदगी गुजारने के लिए आपको हमेशा खुश रहना पड़ता है, और वही खुशी आपके उस स्ट्रेस को और उन सारी चीज़ों को ख़त्म कर देती है, किल कर देती है। इसीलिए आज हमने हमारे साथ यहाँ पर जो मेहमानों को दावत दी है उसके ऊपर आज हम उन पर डिटेल पे बात करेंगे कि व्हाट इज़ स्ट्रेस, और इसी के साथ इंसोमिया भी एक और चीज़ है, किस तरह से वो हमारी लाइफ पे इफ़ेक्ट करती है और फिर हम उसको किस तरह से रिजॉल्व कर सकते हैं। तो आइए वेलकम करते हैं, हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं यूके क्वालिफाइड योगा टीचर, ची कॉन्ग एक्सपर्ट, ये क्या है ये हम उनसे खुद जानेंगे, एनर्जी साइकोलॉजी एक्सपर्ट। तो आइए वेलकम करते हैं जवाद अफजल साहब को। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? जी अल्लाह का शुक्र है। बहुत शुक्रिया आप तशरीफ लेकर आए हमारे शो में, एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक टू डिस्कस। इसी के साथ हमारी जो अगली मेहमान है उनके बारे में भी मैं आपको बताती चलूँ, NLP मास्टर प्रैक्टिशनर। ये NLP क्या है ये हम उनसे खुद पूछेंगे। शी इज़ एन योगा एक्सपर्ट। तो आइए वेलकम करते हैं, हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है सालिहा शफीक। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड। बिल्कुल जी, थैंक यू सो मच टू बोथ ऑफ यू कि आप दोनों यहाँ पर तशरीफ़ लाए, और बड़ा आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसे हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये एक ऐसी वाहिद चीज़ है जो हर घर में पाई जाती है। आप चाहें ना चाहें स्ट्रेस आप पर हावी हो जाता है। तो सर, सबसे पहले तो मैं आपसे ही ये जानना चाहूँगी कि एक तो मुझे ये बताइए कि ये जो मैंने अभी एक टर्म यूज़ करी थी ची कॉन्ग एक्सपर्ट, ये क्या है, एंड देन स्ट्रेस पर हम आएंगे। जी, ची कॉन्ग इज़ एक्चुअली अ चाइनीज़ हीलिंग आर्ट, और जो कि इस बिलीफ के ऊपर बना है कि हमारे बॉडी के अंदर जिस तरह से डिफरेंट सिस्टम्स काम कर रहे हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम काम कर रहा है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, इसी तरह से हमारे बॉडी के अंदर एक और सिस्टम काम कर रहा है जिसको एनर्जी सिस्टम बोलते हैं। अच्छा। एंड एज पर चाइनीज़ ये एनर्जी, इसको वो ची का नाम देते हैं, हमारे बॉडी के अंदर सर्टन पाथवेज में मूव कर रही है जिसको मेरिडियंस बोलते हैं। ठीक है। तो ची इज़ बेसिकली एनर्जी एंड गोंग इज़ द वे। सो दिस इज़ एन आर्ट विच डील्स विद हाउ टू cultivate this energy and how to remove blockages of this energy in our body. अच्छा, तो ये हमारे पाकिस्तान में भी इंट्रोड्यूस हो चुका है बेसिकली? जी, पाकिस्तान में अभी मेरी नॉलेज में तो कोई ची कॉन्ग एक्सपर्ट नहीं है। अच्छा। और इसके बारे में अभी मेरी नॉलेज में नहीं है। और जिस तरह से जो है बाकी साइंसेस पाकिस्तान में जिस स्पीड के साथ इंट्रोड्यूस हुई हैं, ची कॉन्ग इज़ एक्चुअली लैगिंग बिहाइंड, उस तरह से इंट्रोड्यूस नहीं हो सका। एक तो इसकी रीज़न ये है कि लैक ऑफ गुड टीचर्स आर हियर, और वो जो नॉलेज जिस तरह से लेके आनी चाहिए और यहाँ पे इंट्रोड्यूस करना चाहिए वहाँ पे उस तरह से उस स्पीड के साथ इंट्रोड्यूस नहीं हुई है। अच्छा सर, स्ट्रेस के बारे में बताइएगा, ये बेसिकली स्ट्रेस होता क्या है? स्ट्रेस को हम यूँ भी कह सकते हैं, इट्स द प्रेजेंस ऑफ टेंशन इन आवर बॉडी, या जिसको हम तनाव भी बोलते हैं। ये तनाव हमारे माइंड में भी होता है और हमारी बॉडी में भी होता है। इस सारे के सारा जो तनाव है, सारे का सारा जो स्ट्रेस है, इसकी मेन बेस इज़ आवर माइंड, और माइंड जो है उसकी फॉल्टी थिंकिंग। हम जिस एनवायरनमेंट के अंदर रह रहे हैं, वी आर नॉट लिविंग इन एन आइसोलेशन, हम डिफरेंट डायनेमिक्स के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं। हमारे साथ एनवायरनमेंट में लोग भी हैं, उसके अलावा साथ के साथ में एक्सटर्नल एनवायरनमेंट भी है। और हम जब तक लोगों के साथ और एनवायरनमेंट के साथ इन अ हार्मोनियस वे अगर नहीं रह पाते, तो फिर देयर इज अ डिसहार्मनी इन आवर माइंड। अच्छा। और ये जो डिसहार्मनी होती है ये स्ट्रेस जनरेट करती है, ये स्ट्रेस जनरेट कर देती है। सही। इसी बात को मैं लेकर सालिया जी की तरफ आऊंगी कि अगर हम न्यूरो साइंस के हवाले से बात करें तो ये जो स्ट्रेस है इसका हमारी हेल्थ पर किस तरह से इम्पैक्ट होता है? हाँ, इसका स्ट्रेस का हमारी हेल्थ पे बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। एक रिसर्च के मुताबिक अराउंड 90% ऑफ द फिजिकल डिजीजेस जो कि सोमैटिक लेवल पे बॉडी में एग्जिस्ट करती हैं, उनका रीज़न स्ट्रेस ही होता है। ठीक है। अच्छा। ये भी एक लेटेस्ट रिसर्च है जो कि सामने आई है। अगर हम बात करें स्ट्रेस के हवाले से जो डिजीज़ेस कॉज होती हैं, तो उसमें रेस्पिरेटरी डिजीज़ेस जिसमें अस्थमा बहुत मेन होता है, ठीक है, दैट इज़ ऑल्सो कॉज्ड बाय स्ट्रेस। इसके अलावा एक और रिसर्च भी है कि अगर 7 डेज़ तक कोई इंसान स्ट्रेस में रहता है तो उसका ब्लड शुगर लेवल जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, एंड एट दी एंड आफ्टर 1 और 2 वीक्स अगर वो अपना
ये शुगर लेवल भी चेक करवाएगा तो वो प्री डायबिटिक में आएगा. अच्छा. नाउ द पर्सन इज नॉट प्री डायबिटिक, बट द थिंग इज के बिकॉज ऑफ स्ट्रेस his or her sugar level has fluctuated and because of that thing ब्लड प्रेशर भी फिर इससे इफेक्ट करेगा. ब्लड प्रेशर हो गया. इसके अलावा स्टमक डिसऑर्डर्स, गैस्ट्रिक डिसऑर्डर्स जितने IBS, डिस्पेप्सिया एंड ये जो सब चीज़ें, दिस इज ऑल्सो कॉज्ड बाय स्ट्रेस. तो स्ट्रेस की वजह से फर्दर आगे बहुत सी एलिमेंट्स और डिजीजेस कॉज होती हैं. दैट मीन्स वही वाली बात कि ये सारी बीमारियों की जड़ है. एग्जैक्टली, वी कैन से लाइक दैट बिकॉज बहुत सी डिजीजेस जो हैं जब वो ओरिजिनेट होती हैं तो उनके पीछे एक मेजर जो फैक्टर या एक जो मेजर चीज़ रोल प्ले कर रही होती है, दैट इज़ द स्ट्रेस. वो सरफेस पे नहीं आता. सरफेस पे समटाइम्स कोई डिफरेंट चीज़ आती है. हमारे पास कई पेशेंट्स वगैरह आते हैं, जैसे हमें 10 years हो गया, हमारा स्टमक ठीक नहीं है, हमें IBS का प्रॉब्लम है, समटाइम्स वी हैव डायरिया इशू, समटाइम्स वी आर कॉन्स्टिपेटेड, वी आर नॉट एबल टू गेट, हमें है क्या. अब वो अपने स्टमक डिसऑर्डर्स या गैस्ट्रिक डिसऑर्डर्स को रिजॉल्व करने लग जाते हैं, बट पॉइंट या प्रॉब्लम कहाँ पे है, दैट इज द स्ट्रेस. द मोमेंट हम उनको कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, थोड़ा सा उनको रिलैक्स करते हैं, कुछ उनको NLP के पैटर्न्स कराते हैं एंड हम उनके स्ट्रेस पे काम करते हैं तो उनके स्टमक इश्यूज ऑटोमेटिकली रिजॉल्व हो जाते हैं. सही. मतलब स्ट्रेस जो है उसको हम ओवरकम किस तरह से कर सकते हैं, ये भी एक इसके ऊपर बात हो सकती है, क्योंकि देखें आप उसको छुटकारा तो उससे हासिल नहीं कर सकते. स्ट्रेस तो आपकी जिंदगी में आना ही आना है. बिल्कुल. ओवरकम कैसे करेंगे? देखिए, ओवरकम करने का एक जो हम नॉर्मली मेजर अपने पेशेंट्स को, क्लाइंट्स को बताते हैं, दैट इज द थिंग कि आप सबसे पहले द मोमेंट कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन आए, कोई अनडिजायरेबल अनवांटेड इवेंट आए जिससे आपके अंदर स्ट्रेस जनरेट होना हो, आप इमीडिएटली सबसे पहले अपनी बॉडी लैंग्वेज को चेंज करें. मैं आपको एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके, अगर आप खुद भी बेशक करें, आप इस तरह से बैठ जाएं, आप हेड डाउन कर लें अपना, ठीक है. आप ऑब्जर्व करेंगे कि ग्रेजुअली आपको थोड़े से नेगेटिव थॉट्स आने लग जाएंगे और आप डल होने लग जाएंगी. मतलब सिर्फ नीचे देखने से? नीचे देखना इज वन ऑफ द थिंग. बॉडी को लूज छोड़ दें, थोड़ा सा आप अपने आप को ढीला छोड़ दें, ठीक है ना. शोल्डर्स को ड्रॉप डाउन कर दें, ठीक है. नीचे देखना शुरू कर दें, नीचे किसी पॉइंट पे स्टेयर करना शुरू कर दें. क्या होगा, ऑटोमेटिकली आप थोड़ा सा नेगेटिव साइड पे जाएंगे, नेगेटिव थॉट्स आपके माइंड में आएंगी, आप स्ट्रेसफुल सिचुएशन में जाएंगे, ठीक है. इसी तरह अगर हम क्विकली इसी टाइम पे अपनी बॉडी लैंग्वेज को चेंज करें, लेट्स से आप स्ट्रेट ऐसे रेक्ट होकर बैठे हैं, आप सामने देखें, या आप कोई ऐसा जेस्चर या पोस्चर अडॉप्ट कर ले जो आप तब करते हो जब आप बहुत कॉन्फिडेंट हों एंड हैप्पी हों, तो क्या होगा कि इमीडिएटली आपका स्ट्रेस लेवल ड्रॉप डाउन हो जाएगा एंड आप अपनी नॉर्मल और आपकी पॉजिटिव थिंकिंग शुरू हो जाएगी. आप अच्छी चीजों के बारे में सोचेंगे. एग्जैक्टली, आपकी थिंकिंग पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है ना. आप बिल्कुल अगर ऐसे करके बैठ जाएं, डीप ब्रीदिंग स्टार्ट कर दें, किसी एक पॉइंट पे स्टेयर करना शुरू करते हैं, ऑटोमेटिकली स्ट्रेस लेवल इंक्रीज होगा. सो चेंज ऑफ बॉडी लैंग्वेज इज वन ऑफ द टेक्निक जो कि हमें इमीडिएटली स्ट्रेस में से निकालने में बहुत अच्छी हेल्प करती है. ठीक है. और इसी तरीके से ब्रेन भी मेरे ख्याल से हेल्प आउट करता है कि अगर हम अपना माइंड शिफ्ट कर लें किसी अच्छी चीज़ के ऊपर, तो जैसे बॉडी लैंग्वेज हमारा स्ट्रेस कम करती है, तो वो हमारा माइंड भी उस तरह से कर सकता है. हमारा जो माइंड है, मैं इसके बारे में बताती चलूँ, ये विविड चीज़ कोई पास्ट एक्सपीरियंस को या प्रेजेंट मोमेंट को ये डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकता, ठीक है. इसीलिए आपने कई दफ़ा देखा होगा, अगर आप कोई पास्ट की किसी भी इवेंट को, कोई अच्छा प्लेजेंट इवेंट को अगर आप रिकॉल करें तो आप इमीडिएटली यू गेट हैप्पी, you get pleasant mood. Why? वो तो हालांकि चीज पास्ट में हो चुकी है, बट द पॉइंट इज दिस दैट आवर माइंड कैन नॉट रिकॉग्नाइज बिटवीन पास्ट एंड प्रेजेंट. सो इन NLP वी यूज डिफरेंट इमेजिनेशन टेक्निक्स एज वेल, जिसमें हम पास्ट में लेकर जाते हैं, पास्ट का कोई भी हैप्पी मोमेंट रिकॉल करवा के देन हम उसको प्रेजेंट के साथ एसोसिएट करते हैं. तो प्रेजेंट का अगर कोई ट्रॉमेटिक इवेंट है या कोई ट्रॉमेटिक सिचुएशन है तो उसको जल्दी और आसानी के साथ ओवरकम किया जा सकता है. अच्छा, एक और चीज़ जवाद साहब आपसे जानना चाहूँगी कि स्ट्रेस तो एक कंडीशन हो गई जिसके ऊपर हमने बात करी और ज़ाहिर इम्पैक्ट्स पे भी बात होगी और चीज़ें सिनेरियो. अगर हमने आपको रिलैक्स करना है तो व्हाट इज़ बेसिकली रिलैक्सेशन, और हमारी बॉडी कैसे रिलैक्स हो सकती है? क्या योगा उसके अंदर हेल्पफुल है हमारे लिए? जी बिल्कुल. देखिए, माइंड, बॉडी एंड ब्रेथ, ये तीनों चीज़ें इंटरकनेक्टेड हैं. हमारे हर इमोशन का इम्पैक्ट हमारे ब्रेथ के ऊपर होता है, ठीक है. और ब्रेथ का जो पैटर्न है वो हमारे इमोशंस को डिटरमिन करता है. फॉर इंस्टेंस, अगर एक बंदा स्ट्रेस के अंदर है तो यूजुअली उनकी ब्रीदिंग जो है वो शैलो होती है और फास्ट होती है. अगर ऐसे किसी शख्स को अगर थोड़ी देर के लिए उनकी ब्रीदिंग को स्लो करवा दिया जाए, हम नॉर्मली अगर आप एज अ यार्ड स्टिक अगर 1 मिनट में कैलकुलेट करें कि आप कितनी बार इनहेल करते हैं या एक्सहेल करते हैं, तो हमारे सामने एक बेंचमार्क रख देता है कि हम स्ट्रेस के अंदर हैं या नहीं हैं. एक नॉर्मल बंदा तकरीबन 10 to 12 टाइम्स इनहेल करता है इन अ मिनट. ठीक है.
अब यूजुअली होता ये कि जब हम स्ट्रेस की हालत में होते हैं तो हमारा ब्रीदिंग पैटर्न ऑलमोस्ट 20 ब्रेथ से भी ज़्यादा जो है वो ऊपर चला जाता है। सही। एज अ रिजल्ट हमारे इमोशंस के अंदर टर्मोइल आना शुरू हो जाता है, हम स्ट्रेस्ड होना शुरू हो जाते हैं, एग्रेसिव हो जाते हैं, बात बात पे एंगर का शिकार हो जाते हैं और घर का इवन माहौल भी इससे डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है। अब ऐसे लोगों को, ऐसे पेशेंट्स को हम सबसे पहले ब्रीदिंग को स्लो करवाना सिखाते हैं और हम कोशिश करते हैं कि उनका ब्रेथ पैटर्न जो है तकरीबन 12 या 10 ब्रेथ्स पर मिनट के ऊपर लें। जैसे जैसे ब्रेथ का पैटर्न स्लो होना शुरू हो जाता है, इमोशंस ऑटोमेटिकली चेंज होने शुरू हो जाते हैं। एक नॉर्मल बंदे को 10 से लेके 12 दफ़ा 1 मिनट में सांस लेना चाहिए। जैसे जैसे आप स्लो करते जाते हैं माइंड की पूरी बायोकेमिस्ट्री चेंज होनी शुरू हो जाती है, पूरा हार्मोनल स्ट्रक्चर चेंज होना शुरू हो जाता है। हम इसके लिए पहले अपने पेशेंट्स को या क्लाइंट्स को हम डीप ब्रीदिंग करवाते हैं एंड वी ट्राई कि वो 1 मिनट में 8 ब्रेथ्स पर मिनट के ऊपर आ जाए। द मोमेंट 8 ब्रेथ्स के ऊपर आते हैं सारे का सारा हमारा नर्वस सिस्टम चेंज हो जाता है। हम यूजुअली जब स्ट्रेस में होते हैं तो हम सिंपैथेटिक मोड के अंदर होते हैं, हम फाइट या फ्लाइट के लिए हर वक्त तैयार बैठे होते हैं। डिफरेंट स्ट्रेस हार्मोन्स हैं, एड्रेनलिन है, कॉर्टिसोल है, ये हमारे ब्लड के अंदर हर वक्त इंजेक्ट हो रहे होते हैं। ब्रीदिंग जैसे स्लो होती है ये नर्वस सिस्टम स्विच ओवर करता है टू अनदर मोड जिसको हम पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम बोलते हैं। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जैसे ही ऑन होता है ये सारे के सारे स्ट्रेस हार्मोन्स जो हैं इनके ऊपर ब्रेक लग जाता है और हम रिलैक्स करना शुरू कर देते हैं। ये सारा इंटरकनेक्टेड है ब्रेथ के साथ। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक जो योगा में यूज़ की जाती है रिलैक्स कराने के लिए, ब्रीदिंग के ऊपर काम कराया जाता है कि उनको स्लो ब्रीदिंग कराई जाए। अच्छा, मुख्तलिफ किस्म की ब्रीदिंग्स भी है, मैंने देखा है कि वो आप हिकअप्स के साथ भी ब्रीदिंग ले रहे हैं, फिर आप एक लॉन्ग ब्रीथ भी कर रहे हैं, फिर शॉर्ट कर रहे हैं, तो ये मेरे ख्याल से उसी से कनेक्टेड है। जी बिल्कुल। अगर मैं आपको एक डाटा के हिसाब से एक रिसर्च के मुताबिक बताऊं तो हम एक दफ़ा जब नॉर्मल इनहेल कर रहे होते हैं तो हम तकरीबन 400 सीसी एयर अपने अंदर लेके जा रहे होते हैं। अच्छा। एक एथलीट जो होता है उसकी एयर इनटेक एक ब्रेथ में तकरीबन 1200 सीसी तक होती है। एज पर योगिक साइंस अगर हम अपने 400 सीसी के बैरियर को क्रॉस करें और एक इनहेल में हम तकरीबन 800 सीसी तक एयर लेके जाएं तो उसका पहला इम्पैक्ट ये होता है कि हमारे बॉडी के अंदर ऑक्सीजन लेवल इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। ठीक है। वैसे हमारा ब्रेन जो है वो बॉडी का तकरीबन 22% ऑक्सीजन कंज्यूम कर रहा है। द मोमेंट हम स्ट्रेस की हालत में जाते हैं तो ये कंजम्पशन 52-53% तक चली जाती है। जब हम ब्रीदिंग को डीप कराते हैं, डिफरेंट टेक्निक्स को यूज कराते हैं तो हमारा सबसे पहले ऑक्सीजन लेवल इंक्रीज होता है। माइंड हमेशा स्ट्रेस में जाएगा जब उसको ऑक्सीजन कम मिलेगी। द मोमेंट उसको इसका ये फूड ऑक्सीजन मिलनी शुरू हो जाती है, इट स्टार्ट्स गेटिंग काम डाउन। ठीक है, तो दैट मीन्स मेडिटेशन जो है, मेडिटेशन जो है वो बड़ा हेल्पफुल रहता है, जो योगा की एक एक्सप्रेशन है हमारा, वो हमें रिलैक्स करने में बड़ा कारआमद हो सकता है। जी बिल्कुल। वन ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ द मेडिटेशन इज कि ये हमारे मेटाबॉलिज्म को थोड़ी देर के लिए स्लो कर देता है। जब मेटाबॉलिज्म स्लो होगा तो बॉडी की या ब्रेन की ऑक्सीजन डिमांड भी कम होगी और एज अ रिजल्ट वो कम ऑक्सीजन के ऊपर भी रिलैक्स हो जाता है। ठीक है। साथ के साथ में हम मेडिटेशन में हम पास्ट और फ्यूचर इन दोनों टेंसेस में से निकाल के इंसान को प्रेजेंट टेंस के ऊपर लेके आते हैं। हम जब पास्ट के बारे में सोचते हैं तो यूजुअली हम डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं अगर हमने ऐसी कोई पास्ट में मिस्टेक्स की जिनको अब रीडू नहीं किया जा सकता। नाउ देयर इज नो पॉइंट इन गेटिंग रिग्रेटफुल अबाउट दैट वन। जितना हम सोचेंगे हम डिप्रेशन का शिकार होते जाएंगे बिकॉज नाउ वी कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट। सही सही। अब इसके मुकाबले में जब हम फ्यूचर के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं तो फ्यूचर इज अनसर्टन। अब मुझे नहीं पता कि कल को क्या होना है या परसों क्या होना है। थिंग्स आर नॉट इन माई कंट्रोल। द मोमेंट जब माइंड को एक चीज़ का पता है कि वो उसके कंट्रोल में नहीं है तो इट स्टार्ट्स गोइंग इनटू एंजाइटी। हम अपने क्लाइंट को पास्ट में से और फ्यूचर में से निकाल के प्रेजेंट मोमेंट के ऊपर लेके आते हैं। द मोमेंट इन दोनों में से एंजाइटी और डिप्रेशन के फेज में से निकलते हैं देन दे आर इन द बेस्ट स्टेट ऑफ द माइंड एंड दे कैन परफॉर्म एवरीवेयर गुड। ओके। अच्छा, एक और चीज़ है, मैं साले जी आपसे पूछना चाहती हूँ कि स्ट्रेस का बड़ा ताल्लुक लोग कहते हैं कि जी स्लीप से भी होता है, कि अगर आपको प्रॉपर स्लीप नहीं मिल रही है तो भी आप स्ट्रेस में चले जाते हैं, आपका पूरा दिन ख़राब हो जाता है, तो इज़ दैट ट्रू? Exactly, this is very true, and there is a survey which says that around 2/3 of the population, adult population of the developing countries is suffering from sleep disorders and insomnia.
ठीक है, एंड इसका हमारी एवरीडे लाइफ के ऊपर बहुत नेगेटिव इम्प्लीकेशंस होते हैं। लाइक हम नॉर्मली कहा जाता है कि वंस यू आर नॉट टेकिंग अ प्रॉपर स्लीप 40% ऑफ योर कॉग्निटिव परफॉर्मेंस गेट्स अफेक्टेड। ठीक है, मीन्स अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपको तकरीबन आपका 40% अगर आपका एक मतलब टारगेट है, आपका कोई मार्क्स या एग्जामिनेशंस वगैरह में 40% रिडक्शन मीन्स दैट यू आर मूविंग फ्रॉम A+ ग्रेड टू F, दैट इज़ द 40%। ठीक है, अच्छा। इसके अलावा बिकॉज ऑफ द यही स्लीपिंग डिसऑर्डर्स की वजह से, जो कि स्ट्रेस की वजह से मेनली कॉज होते हैं, इसकी वजह से समटाइम्स एमाइलॉइड प्लाक होता है एक, जो हमारे माइंड में, हमारे ब्रेन में एक्यूमुलेट होने लग जाता है, तो एंड देन वो फर्दर मेमोरी इश्यूज बनाता है अच्छा। लेटर एजेस पे, लेटर स्टेजेस पे। सो इस तरह से जो एक स्लीपिंग डिसऑर्डर्स हैं, दैट इज़ नॉट जस्ट मियरली कि नींद सही नहीं आई, उसके साथ फिर फर्दर बहुत से हेल्थ इश्यूज, हेल्थ प्रॉब्लम्स में दे भी सोमैटिक, में दे भी साइकोसोमैटिक, वो एसोसिएट हो जाता है। तो कैसे इसको ओवरकम किया जा सकता है? एंड यू नो, एक बात कि जैसे हम एक डीप एंड पीसफुल स्लीप सो सकें, वो कैसे हो सकती है फिर? देखिए, स्लीप के लिए हमारा जो स्लीप हार्मोन है मेलाटोनिन, बेसिकली वो हमारा पाइनियल ग्लैंड जो होता है वो प्रोड्यूस करता है या जनरेट करता है, एंड दैट लीड्स अस टू टेक अ गुड स्लीप। ठीक है, ये जो हमारा है मेलाटोनिन है, जो हमारा स्लीप हार्मोन होता है हमारा, ये दो चीज़ों पे डिपेंडेंट होता है। वन इज़ द लाइट एंड द अदर इज़ द टेम्परेचर। ठीक है, नॉर्मली अच्छा। हमारे यहाँ एक कहा जाता है कि ब्लू लाइट नहीं होनी चाहिए वंस यू आर जस्ट ट्राइंग टू स्लीप। ब्लू लाइट जो होती है दैट कॉजेज हिंड्रेंस इन स्लीप। मेरे ख्याल से रेड लाइट का भी कुछ होता है इसमें। एग्जैक्टली, देखें ये इसमें ठीक है, ब्लू लाइट इज़ द वर्स्ट, बट कोई भी जो लाइट होती है वो मेलाटोनिन को बॉडी में प्रोड्यूस होने से आप कह लें रोकती है, या उसमें हर्डल क्रिएट करती है। अच्छा, तो जो हम नॉर्मली नाइट बल्ब्स का इस्तेमाल करते हैं अक्सर कमरों में, जी, कोशिश करें कि कम डिम से डिम हो। जितना ज़्यादा डार्कनेस होगी ना, वो मेलाटोनिन की प्रोडक्शन उतनी अच्छी होगी और आप उतनी साउंड स्लीप ले सकेंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस, एक बात और भी इम्पॉर्टेंट है कि जो मेलाटोनिन प्रोड्यूस होता है पाइनियल ग्लैंड से, वो ऑल ऑफ अ सडन हमारे सिस्टम में रश करके नहीं आता, इट टेक्स टाइम। सो आइडियली आपको सोने से थोड़ी देर पहले ही थोड़े से रूम की लाइट्स को डिम कर देना चाहिए, सो दैट वो थोड़ा सा आपका स्लीप हार्मोन जो है वो एक्टिव हो सके एंड आप स्लीप में जा सके। सही। इसके अलावा जिस तरह से मैंने आपको टेम्परेचर का बताया, तो टेम्परेचर में इस तरह से होता है कि हम फॉर गुड मेलाटोनिन प्रोडक्शन, जो टेम्परेचर नॉर्मली हम कहते हैं दैट इज़ अराउंड यू कैन से 18 डिग्री सेंटीग्रेड और 64-65 डिग्री फ़ारेनहाइट। दिस इज़ द आइडियल टेम्परेचर, बिकॉज जब हमारी बॉडी इंटरनल लेवल पे कूल होती है देन वी कैन गेट अ बेटर स्लीप। इसी तरह आपने अक्सर देखा होगा कि कभी हम सो रहे होते हैं तो हमारे पाँव होते हैं वो कवर या कोल्ट में से बाहर होते हैं, हाथ बाहर होते हैं। व्हाट्स द रीज़न? द रीज़न बिकॉज वंस वी आर स्लीपिंग, हमारा जो अनकॉन्शियस माइंड होता है वो हमारी बॉडी के इंटरनल हीट को रेगुलेट करने के लिए और वही 18 या उस तकरीबन टेम्परेचर तक लाने के लिए हमारे आर्म्स को या हमारे फीट वगैरह को इंस्ट्रक्ट करता है कि गेट आउट ऑफ द कवर और कोल्ट और ब्लैंकेट व्हाटएवर। हाँ, क्योंकि अक्सर लोगों की आदत होती है कि एकदम से पाँव बाहर निकाल लेते हैं या सर बाहर निकाल के सोने की आदत होती है। अगर कवर कर लिया तो वो घबराहट से आपकी आँख भी खुल जाती है। क्यों खुलती है आँख? बिकॉज जो हीट है बॉडी की, इंटरनल हीट जो है वो इंक्रीज हो जाती है। जब इंटरनल हीट एक लेवल से ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है तो हम फिर सो नहीं पाते। इसीलिए हम नॉर्मली एक लोग कहते हैं कि जी आप अगर वार्म वाटर से बाथ ले लें या शावर ले लें तो उसके बाद ज़्यादा अच्छी नींद आती है। उसके बिहाइंड भी यही साइंस या यही लॉजिक मूव कर रही है कि जब हम हॉट वाटर बाथ लेते हैं तो उससे हमारी बॉडी की जितनी भी ब्लड वेसल्स होती हैं वो थोड़ी सी डायलेट हो जाती हैं। डायलेट होने की वजह से उनका सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है एंड मोर हीट कैन पास इनटू द एनवायरनमेंट एंड बॉडी इंटरनल टेम्परेचर गेट्स रिड्यूस्ड। अच्छा, एक और चीज़ मुझे बताइएगा, अक्सर लोगों की आदत होती है नींद में बोलने की या नींद में चलने की या एकदम से घबरा कर उठ जाने की बैड ड्रीम्स की वजह से, तो वो साउंड स्लीप में जो रुकावट आ रही है वो किस वजह से आती है? उसमें देखिए मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं। एक तो डिपेंड करता है, समटाइम्स कोई एक ऐसा ट्रेजिक इंसिडेंट होता है, कोई पास्ट इवेंट होता है जो अनकॉन्शियस लेवल के ऊपर माइंड में स्टोर्ड होता है और वो माइंड में आता है और एकदम से आंख खुल जाती है। अब जैसे बच्चों के साथ है, बच्चे तो आपको पता है कि अगर छोटे हैं तो उनके साथ तो कोई ऐसा इंसिडेंट वगैरह कोई चीज़ नहीं है, लेकिन फिर भी अक्सर देखा जाता है कि बच्चे जो है वो प्रॉपर स्लीप नहीं लेते। देखिए वही बात है कि बच्चे ठीक है, वो बच्चे हैं, बेशक छोटे हैं, लेकिन फिर भी
समटाइम्स उनके माइंड में भी कुछ ना कुछ होता है जो कि इसमें मल्टीपल फैक्टर्स कंट्रीब्यूट करते हैं। इसमें चाइल्डहुड कंडीशनिंग के ऊपर हम बात करते हैं, या इस तरह के जो हमारे पास केसेस आते हैं, फिर हमें थोड़ा सा उनकी बैकग्राउंड हिस्ट्री पे जाना पड़ता है, बिकॉज नॉर्मली पास्ट फ्यू ईयर्स में कुछ ऐसे इंसिडेंट्स वगैरह होते हैं हु हैव लेड टू सच सिचुएशंस और सच थिंग्स, ठीक है, तो उसमें वो फिर रोल प्ले कर रहे होते हैं। इसके अलावा एक बहुत बड़ी चीज़ जो स्लीप डिसऑर्डर का बायस बनती है वो ये होती है कि हम सोने से पहले रात को माइंड में बहुत सी चीज़ें सोच रहे होते हैं, ठीक है, कि हमने कल ये करना है, इस तरह से करना है। अब क्या होता है कि दिमाग हमारा चल रहा होता है एंड उसी चलते हुए दिमाग में हम सो जाते हैं, हमारा माइंड अनकॉन्शियस लेवल पे चला जाता है। अब हमारे जो हम जब सोच भी रहे होते हैं, मैंने इस तरह से आपको बताया कि हमारा जो माइंड है वो पास्ट, प्रेजेंट या इवन फ्यूचर में डिफरेंशिएट नहीं कर सकता प्रॉपरली, ठीक है। जब हम सोचते हैं, लेट्स से आप सोचती हैं रात को सोते हुए कि आपने सुबह उठ के सबसे पहले डोर ओपन करना है, अब ये आवर माइंड इज नॉट गेटिंग इट इन अ वे कि मैंने ये सुबह उठ के करना है, वो उसी वक्त हमारे न्यूरॉन्स को मैसेज दे देता है कि आपने डोर ओपन करना है। अब वो मैसेज माइंड से निकल के हाथ से डोर ओपन करना है टुवर्ड्स हैंड्स हमारे न्यूरो ट्रांसमीटर्स के थ्रू ट्रांसमिट होना स्टार्ट हो जाएगा। आप उसी सिचुएशन में, उसी स्टेट में सो गए, दैट इज बेसिकली दिमाग में घूम रही होगी बात, दैट इज कॉल्ड एज हाफ मैसेजिंग। अच्छा, ठीक है, एंड यही एक मेजर रीजन होती है कि जो लोग कहते हैं कि हम प्रॉपर 8 आवर्स की स्लीप भी ले रहे हैं, लेकिन जब उठते हैं तो हम थकावट का शिकार होते हैं, हम फिर भी थके होते हैं जी, वी आर नॉट फ्रेश एज इफ वी हैव नॉट स्लेप्ट। एंड द रीज़न इज़ दिस कि वो सोने से पहले ही अपने साथ इतनी ज़्यादा, वो माइंड के साथ इतना ज़्यादा काम कर चुके होते हैं एंड माइंड एक्टिव करके सोते हैं, तो वो इसीलिए माइंड को कैसे रोका जाए, कैसे कंट्रोल पाया जाए माइंड पे। इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि सोने से पहले आप बिल्कुल रिलैक्स हो, ठीक है ना, और आप माइंड को बिल्कुल एम्प्टी फ्री करके सोएं, सही, ठीक है, ताकि आपका माइंड जो है वो कोई मैसेज वगैरह आपकी बॉडी को ट्रांसमिट ना कर रहा हो। वंस माइंड विल बी रिलैक्स, क्लियर एंड काम, तो फिर जो आप स्लीप लेते हैं दैट इज अ वेरी साउंड एंड वेरी रिलैक्सिंग। अच्छा, अभी आपने एक बात की थी, मैं थोड़ा सा आपसे भी जानना चाहूंगी इस बारे में। इंसोमिया का आपने जिक्र किया था, तो ये भी एक ऐसी टर्म है जो स्ट्रेस से रिलेट करती है, तो जरा हमें इंसोमिया के बारे में भी बताइएगा। जी एग्जैक्टली, जैसे बात की होता है कि सोने से पहले या डे टाइम पे हमने जो है कुछ काम या टास्क हमने करने थे, अब वो एकम्प्लिश नहीं हो सके। हम फॉर इंस्टेंस किसी काम के लिए जाना था, हम उस काम के लिए उठे, रास्ते में हमें कोई और काम याद आ गया एंड वी डाइवर्टेड टू दैट वन। अच्छा। अब वो मैसेज ट्रेवल करके जो है ना फ्रॉम ब्रेन मसल तक गया हुआ है, लेकिन मसल ने उसको एग्जीक्यूट नहीं किया और मसल के अंदर वो एक प्रॉपर टेंशन आ चुकी। जब तक आप वो काम नहीं करेंगे मसल वापस अपनी जगह पे नहीं आएगा और वो मसल मुसलसल तनाव का या टेंशन का शिकार रहेगा। अब इस टेंशन को ख़त्म करने के लिए ज़रूरी है कि जब हम सोने के लिए लेटें, हमारा जो ब्रेन है डिफरेंट लेवल्स के ऊपर काम करता है, डिफरेंट ब्रेन वेव्स के ऊपर काम करता है। फर्स्ट इज़ द अल्फा, अभी हम डे टाइम के अंदर हैं तो हम बीटा स्टेट ऑफ माइंड के अंदर हैं। जब हम थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं तो हम अल्फा स्टेट में जाते हैं। जब हम ऊँग रहे होते हैं या ड्राउजी स्टेट में होते हैं, वी आर इन द थीटा स्टेट ऑफ माइंड। हमारा एक नेचर ने ऐसा सिस्टम बनाया है कि जब हम सोने के लिए लेटते हैं तो थोड़ी देर के लिए जो हम ड्राउजी स्टेट में जाते हैं या डीप अल्फा में या थीटा स्टेट में जाते हैं, उस टाइम पे हमारे मसल्स की वीयर एंड टीयर होती है। वो सारी की सारी मस्कुलर टेंशन जो हमने डे टाइम पे हमने एक्यूमुलेट किए हैं वो ग्रेजुअली रिलीज होनी शुरू हो जाती हैं। वो लोग जो स्लीपिंग पिल्स खाते हैं या बहुत ज़्यादा थकन का शिकार होते हैं और एकदम से फ़ौरन स्लीप के अंदर चले जाते हैं, वो अल्फा स्टेट या उस थीटा स्टेट में से नहीं गुजरते, डायरेक्टली वो डीप स्लीप में चले जाते हैं। एज अ रिजल्ट वो सारी की सारी टेंशन उन मसल्स के अंदर रहती है। अच्छा। अब होता है कि हम इसको कॉन्शियसली भी रिजॉल्व कर सकते हैं। इसका बड़ा अच्छा तरीका, द टेक्निक वी यूज इज द प्रोग्रेसिव रिलैक्सेशन। उसके अंदर हम ये करते हैं कि पहले क्लाइंट को लिटा के हम उनको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं कि आप सारे के सारे मसल्स को पहले स्क्वीज कीजिए वन बाय वन और फिर उनको रिलैक्स कीजिए। द प्रिंसिपल इज, जब आप किसी चीज़ को स्क्वीज करते हैं या स्ट्रेच करते हैं और उसके बाद जब आप उसको रिलीज करते हैं तो वो मसल या वो पार्ट जो अपनी जगह पे वापस आ जाता है और सारी टेंशन को रिलीज कर देता है। तो सोने से पहले जब आप सारे के सारे अपने मेजर लिम्स को, आर्म्स को, लेग्स को और बाकी पार्ट्स को, फेस, हमारा फेसेस के ऊपर 72 मसल्स हैं, जब आप फेस को ही रिलैक्स करते हैं तो बहुत से आपके बॉडी के बाकी मसल्स भी रिलैक्स हो जाते हैं। तो 5 मिनट के लिए आप सोने से पहले कॉन्शियसली अपने आप को रिलैक्स कीजिए, उसके बाद आप सो जाइए। द स्लीप विल बी वेरी गुड। और जो इंसोम्निया की एक रीज़न ये टेंशन होती है, दरमियान में आप सोते में उठ जाती हैं, वो प्रॉब्लम नहीं होगी और स्लीप भी
डीप होगी और पीसफुल होगी। पीसफुल होगी और सो के उठेंगे तो यू विल बी फ्रेश एज वेल। सही, बहुत बहुत शुक्रिया जवाद साहब, थैंक यू सो मच। साला जी आपका भी बेहद शुक्रिया, बड़ा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक था मेरे ख्याल से। और ये जो स्लीप डिसऑर्डर है ये भी वाकई हर घर में नज़र आ रहा होता है। कोई स्ट्रेस है, कोई टेंशन है आपके सर पे, आप दिन भर में कुछ सोच, जैसे अभी ये बात कर रहे थे कि सोने से पहले हम अपने दिमाग में बहुत सारी चीज़ों को ले आते हैं और फिर सडनली जब सो जाते हैं तो हमारा माइंड उन सारी चीज़ों पर वर्कआउट करता रहता है। तो प्लीज़ अपने आप को रिलैक्स रखें और जो स्ट्रेस है, जो टेंशन है, वो उसे एक वक्त के लिए रखें जिस वक्त आप चीज़ों को मैनेज कर रहे होते और उनके सॉल्यूशंस ढूंढ रहे होते और इंशाल्लाह बेहतर होगा, आपकी स्लीप अच्छी होगी, आपकी हेल्थ अच्छी होगी और आपकी ज़िंदगी से ये जो स्ट्रेस नाम की बीमारी है ये आप उठाकर फेंक दें ताकि आप एक अच्छी एंड हेल्दी लाइफ जी सकें।